तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एज एन इनडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इट का प्रयोग जो है किस प्रकार से आप कर रहे हैं, इनडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल। अब इस बात को समझना आप सभी को, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स। तो द प्रोनाउन इट हियर सीम्स टू स्टैंड फॉर नो नाउन व्हाट। अगर आप प्रोनाउन को यहाँ ध्यान दें, जो इट आया है, जैसे आप सभी को पता है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो अक्सर नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। यहाँ पे जो इट आया है ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये किसी नाउन के जगह पे नहीं आया हुआ है। दो दिस कैन बी रेडली सप्लाइड फ्रॉम द वर्ब, लेकिन यदि आप ध्यान दें तो एक वर्ब से इसके सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। दस इट रेन्स, ध्यान दें, इट रेन्स मीन्स द रेन रेन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इट को ये कह सकते हैं, वास्तव में इट वास्तव में अगर ध्यान देंगे डीपर लेवल पे तो ऐसा लगेगा जैसे ये बोलना चाह रहे हैं द रेन रेन्स, जो वर्षा है वो हो रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में चूंकि अब ये भी रिपीट नहीं होना चाहिए, चाहे वर्ब फॉर्म में ही दिखे तो क्या हुआ, तो ऐसी कंडीशन के लिए यहाँ पे इट का यूज किया गया है। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ समझ में आया कि अब इट रेन्स और द रेन रेन्स लगभग सेम। अगर डीपर लेवल पे मीनिंग देखते हैं तो द रेन रेन्स होता है, तो इस तरह जो इट है वो इक्वल हो गया द रेन के। यानी जो यहाँ पे इट पर्सनल प्रोनाउन आया है वो द रेन के इक्वल है। और फिर ध्यान दें, इट इज सो यूज्ड, इट इस प्रकार से यूज हुआ है कि इसे हम इम्पर्सनल बोलते हैं। क्यों इम्पर्सनल बोलते हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे कि जो इट और रेन का रिलेशनशिप है ना, वो किसी भी प्रकार से कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसे इम्पर्सनल बोला गया है, क्योंकि रेन यदि पहले आया होता, उसके स्थान पे आया होता ये, तब तो आप कहते हैं हाँ चलो उसका रेपुटेशन को अवॉइड करने के लिए लाया गया है, तो उसके प्लेस पे बल्कि ये डायरेक्टली रेन की जगह पे यूज हो रहा है। और इसलिए कोई रेन और इट के बीच में कोई रिलेशनशिप हमें समझ में नहीं आ रही है, और इसीलिए हमने इसे बोला है इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो बस यही बात ध्यान देना है। और इसीलिए चूंकि ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है, तो जो इसके साथ वर्ब होगा वो भी क्या कहलाएगा, जो इम्पर्सनल वर्ब कहलाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को 100%। क्योंकि इट और ये जिसकी जगह पे आया है, रेन की जगह पे, इट और रेन के बीच में कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, यानी पहले से उनका कोई परिचय नहीं है, डायरेक्ट आ चुका आ रहा है ये उस प्लेस पे, इसीलिए इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है इट को इम्पर्सनल मानना होगा। अब जैसे एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि इट रेन्स करके लिख के आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इट किस प्रकार का प्रोनाउन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इट इज इन द एबव सेंटेंस, और वहां पे 4 ऑप्शन आ जाएगा, तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 8 को, इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर, जब आप वेदर की बात करते हैं, तो वेदर के कंडीशन में भी या टाइम की बात करते हैं तब भी आप इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज फाइन, इट इज विंटर, इट इज 10 o'clock। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। तो आप, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को 100% क्लियर है कि ये दो कंडीशन है। बस पहले वाले कंडीशन और कंडीशन में अंतर है, क्योंकि यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, कोई चीज रेन कर रही है, अब क्या रेन कर रही है, वो द रेन है, जो कि आपको अंडरस्टूड करना है, तो इसलिए वहां से यहाँ पे थोड़ा सा अंतर। ठीक है, तो ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 1 to 2। रूल नंबर 1 to 2 क्या कहता है, सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, चूंकि एक पर्सनल प्रोनाउन एक नाउन की जगह पे यूज होता है, इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है। एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड, यानी चूंकि आप सभी को पता है कि प्रोनाउन जो है नाउन की जगह पे आता है, तो जब भी प्रोनाउन आएगा तो आपको पहले नाउन को देखना है कि भैया नाउन किस पर्सन का है, किस जेंडर का है, किस नंबर का है। सेम उसी नंबर, जेंडर और जो है पर्सन का आपको जो है दूसरी तरफ प्रोनाउन लेना है। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला सेंटेंस है रमा या राम कह लीजिए, राम इज अ काइंड बॉय।
अब राम के बाद जब आप दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं जिसमें आप राम के बारे में और आगे कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है, अब राम की जगह पे आपको प्रोनाउन लेना है। तो अब ना राम की जगह पे जो प्रोनाउन आएगा वो सीधी सी बात है, राम क्या है जी, अगर आप नंबर देखेंगे तो सिंगुलर है, जेंडर क्या है, मेल है, और पर्सन क्या है जी, थर्ड पर्सन। तो इसकी तरह जो है सेम अब क्या हो जाएगा जी, सिंगुलर ही हो गया, जेंडर हो गया मेल, और थर्ड पर्सन ही। तो इस तरह इसकी जगह पे ये आ गया। तो ये ध्यान देना। अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया, जब मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे जल्दी से आप लोग बताओ कि अगर मैं आपसे तीन चीजें बताऊं, ये बताओ जी, प्लूरल, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लूरल, ठीक है, फिर मैं आपसे बोलूं प्लूरल जेंडर जो है आपका है, आ, चलो यहाँ पे प्लूरल नहीं, प्लूरल लेंगे तो नहीं होगा, चलो सिंगुलर लें, जेंडर अगर हम कहते हैं फीमेल है, ठीक है, और उसके बाद से पर्सन थर्ड पर्सन है, तो बताइए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं सी, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ प्लूरल, ठीक है, और फिर मैं कहूँ पर्सन थर्ड पर्सन, प्लूरल और थर्ड पर्सन की बात करूं, तो बताओ किसके बारे में बात कर रहा हूं, दे। अगर मैं कहूं कि प्लूरल सेकेंड पर्सन, तो इसका मतलब मैं यू के बारे में बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से मैं कहूं कि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, अब देखते हैं कौन बताता है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, तो आई। अगर मैं कहूं सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, तो आई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। सिंगुलर, अगर मैं बोलूं प्लूरल फर्स्ट पर्सन, तो क्या हो जाएगा जी, प्लूरल फर्स्ट पर्सन, तो वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एकदम अपने माइंड में क्लियर रहना है, इंटरव्यू के वक्त कभी भी आपसे इस तरह से छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं, एंड बी रेडी फॉर दैट। ही और सी के लिए एकदम पक्का पूछा जा सकता है। तो है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह आपने देखा कि राम इज अ काइंड बॉय। अब राम की जगह आपको ही लेना है, और ही लेते समय जो है ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है, नंबर, जेंडर एंड पर्सन। आगे बढ़ते हैं, सीता हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, तो सीता की जगह अब आपने सी लिया। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, इसके बाद जो पजेसिव केस आएगा वहां भी हर, इसी प्रकार से यहाँ भी पजेसिव केस हिज, इसी प्रकार से दोज, तो दोज बेगर्स, तो इसके हिसाब से दोज बेगर्स के हिसाब से दे, और फिर उसके बाद से देयर। तो ये है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है कि रूल नंबर 122 आप सभी को 100% क्लियर हो गया होगा जी। इज इट क्लियर 100% टू एवरीवन? चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 123। रूल नंबर 123 पे चलते हैं, और ये कह रहा है कि व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन, जब कोई प्रोनाउन एक कलेक्टिव नाउन के लिए आता है, इट मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पहले भी आप लोग को जब नाउन पढ़ाया गया था तब बताया गया था, अब अंतर थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन की बात हो रही है। तो अगर कभी भी आपको कोई कलेक्टिव नाउन आए और लगे कि नहीं भैया ये एज अ होल बात किया जा रहा है, तो उसके लिए जो जो आपका पजेसिव कैसा आएगा, जो प्रोनाउन आएगा, वो सारे इट के रूप में चलेंगे। किस रूप में चलेंगे? इट के रूप में, ठीक है। और ध्यान रखना कि अगर वही जो है एज अ होल नहीं रहेगा, अगर वो डिवाइडेड दिखे, स्कैटर्ड दिखे, अलग अलग दिखे, तो ऐसी केस में आपका उसका जो प्रोनाउन का बनेगा वो बनेगा दे, और पजेसिव केस देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपने कहा द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्राइवेशंस इन इट्स मार्च। आर्मी को जो है ढेर सारे जो है प्रॉब्लम्स, टेरिबल्स जो है प्राइवेशंस मतलब अटैक, ठीक है, या प्रॉब्लम्स कह लीजिए, तो बहुत ढेर सारी जो है उसे प्रॉब्लम सहने पड़े। कहाँ पर भी जी? इट्स मार्च, उसकी मार्च के दौरान, उसकी यात्रा के दौरान, जो उसका परेड था उसके दौरान। तो आर्मी के केस में बताओ, इट्स लगाएंगे कि देयर लगाएंगे? जल्दी से बताइए, इट्स लगाएं कि देयर लगाएं? तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे इट्स का प्रयोग करना है, क्योंकि आर्मी पूरी एक साथ मिलकर चल रही है, कि यूनिट के रूप में चल रही है। इसी प्रकार से आपने कहा द फ्लीट, द फ्लीट भी के साथ क्या होगा? इट्स होगा। द क्रू म्यूटनीड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर, तो यहाँ पे एज अ होल चल रहा है।
इसी पर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी, तो ज्यूरी भी एज अ होल है गेव इट्स वर्डिक्ट। तो ये सारे कंडीशन में आप देखिए ये एज अ होल प्रेजेंट किए जा रहे हैं एज अ यूनिट के रूप में, तो इसलिए इसको जो है एक मानते हुए इसके साथ आपने हमेशा इट लिया है, प्रोनाउन क्या लिया, इट लिया, और उसी के सारे रूप चल रहे हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल, सेपरेट इंडिविजुअल का आइडिया यदि लगे, चाहे वो एज अ होल ही हो लेकिन उसके अंदर जो इंडिविजुअल हो अलग अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करें, द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी अ प्लूरल नंबर। जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी जो है वो अपने ओपिनियन के हिसाब में क्या थे, डिवाइडेड थे, तो यहाँ पे क्या होगा, द जूरी, और यहाँ पे देयर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, चूंकि ये डिवाइडेड है, ये अब सेपरेट इंडिविजुअल के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, और इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार से द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा जी, तो ये जितनी भी कंडीशन है जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो आपको देयर का यूज करना पड़ेगा यदि आपको लगे कि यस वो सेपरेट इंडिविजुअल है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, शुड आई गो अहेड? और चूंकि ये रिवीजन है, अगर आप ध्यान दें तो नाउन से यहाँ सिर्फ अंतर सिर्फ केस की वजह से आया है कि आप केस को यूज कैसे करेंगे, जो इट्स है दियर है उसके संदर्भ में यहाँ पे विशेष रूप से आया है। चलिए 124 की बात करते हैं। द बैंड डिसाइड टू प्ले इट्स न्यू सॉन्ग थीम सॉन्ग। ठीक है जी, द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन। ठीक है जी, द टीम आर नॉट एग्रीड इन देयर ओपिनियन, बिल्कुल सही है। चलिए 124 नंबर रूल पे चलते हैं, देखते हैं जी। When two or more singular nouns are joined by and, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को and से जोड़ते हैं तो प्रोनाउन यूज फॉर देम विल बी प्लूरल। तो ये तो आप लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे राम एंड हरी वर्क हार्ड, तो जब राम एंड हरि है, जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये दोनों प्लूरल की तरह काम करेंगे। अगर दो सिंगुलर नाउन को एक साथ जोड़ रहे हो तो उनके लिए जब बाद में आप जब लेके आओगे प्रोनाउन तो हमेशा एक प्लूरल प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो राम एंड हरि वर्क हार्ड, अब उसके बाद दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर्स। बोथ सीता एंड सावित्री आर टायर्ड, फिर दे आएगा। तो इसका मतलब जब ये एक से ज्यादा है ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इनके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। लेकिन फिर एक बात मैंने आप लोग को बताया था, और ईच वाला यहीं पे एक कंडीशन बताइए आप लोग कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब जो है ये दोनों दो लोग आएंगे और उसके बावजूद भी आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब इनके पहले ईच या एवरी लग जाए तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर की तरह आएगा। ठीक है, बस ये वर्ब के केस में मैं बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान दें, जैसे यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन आ रही कि अगर आपको दो नाउन जुड़ते हुए दिखाई दें लेकिन दोनों नाउन अगर एक ही आदमी को प्रेजेंट करेंगे तब ऐसी कंडीशन में तो आपको जो प्रोनाउन लगाना होगा वो तो सिंगुलर ही लाना पड़ेगा। जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये दोनों एक ही पर्सन है और इसलिए पहले वाले के पहले द लगा हुआ है, और इस बात को ये दिखा रहा है कि ये एक ही पर्सन के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे हिज आए। लेकिन ये बताओ कि अगर हम द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर कर दें तो फिर बताओ यहाँ पे क्या अंतर आ जाएगा इस वाले सेंटेंस में जी। तो इस सेंटेंस में अगर हम प्रोनाउन के केस में चेंज देखें तो क्या आएगा, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन में पहले देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसी कंडीशन में देयर हो जाएगा। तो प्रोनाउन के केस में देयर हो जाएगा और जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 125, और ये जो रूल मैं पहले बता चुका हूँ सेम वही रूल है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी, यदि दो सिंगुलर नाउन को आप एक दूसरे से जोड़ रहे हैं लेकिन यदि उनके पहले ईच या एवरी आ गया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा जी, सिंगुलर होगा। जैसे ये देखिए, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
ये अक्सर क्या होगा कि स्टूडेंट अगर ये दो चीजें ऊपर नीचे आ जाए ना तो ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि करे क्या। वर्ब वाला तो क्लियर होता है लेकिन प्रोनाउन के केस में क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। 126 रूल नंबर पे देखिए, और ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप दो सिंगुलर को एक साथ जोड़ रहे हैं और आइदर आर नाइदर नार या और की सहायता से यदि आप जोड़ रहे हैं तो प्रोनाउन नॉर्मली यहाँ भी क्या होगा, एक तो ईच एंड एवरी होगा तब भी आप सिंगुलर लेंगे जो वर्ब होगा और जो प्रोनाउन होगा। इसी प्रकार यदि आर आ जाए, आइदर आर आ जाए, नाइदर नार आ जाए तो इस कंडीशन में भी आपका प्रोनाउन सिंगुलर होगा। जैसे आप यहाँ देखिए, राम आर हरी मस्ट लेंड हिज हैंड, तो हिज आया। इसी प्रकार आइदर सीता आर अमीना फॉरगॉट टू टेक हर पैरासल, यहाँ पर्स से मतलब है पैरासल। फिर उसी प्रकार नाइदर अब्दुल नार करीम हैज डन हिज लेसन। तो ये जितनी भी कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये एक बार में चूंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे डीपर लेवल पे जाओ तो ये, और नहीं तो सीधे सीधे रूल को समझो कि आइदर आर नाइदर नार और नॉर जब भी आएगा और ये ईच एवरी आएगा तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगे जी, सिंगुलर लेंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि जो नाउन होने चाहिए वो सिंगुलर होने चाहिए। अगर कंडीशन ये आ जाए कि भैया नाउन सिंगुलर अगर दो हैं और दो में से एक धोखा कर जाए, एक सिंगुलर है लेकिन दूसरा हो जाए प्लूरल, अगर एक सिंगुलर है चाहे आइदर आर नाइदर नार से जुड़ा है और एक हो गया प्लूरल, तो अब आप क्या करोगे, तब ऐसी कंडीशन में आपको जो प्रोनाउन है और जो वर्ब है वो दोनों प्लूरल ही लेने पड़ेंगे। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेन अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन, यानी एक प्लूरल हो जाए एक सिंगुलर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है क्या करोगे, आपको वर्ब भी प्लूरल लेना पड़ेगा और जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक बात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप जो है मतलब जब भी ग्रामर के हिसाब से इस तरह के सेंटेंस लिखे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रामर के हिसाब से जब इस तरह के सेंटेंस लिखे जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो प्लूरल वाला आपका जो नाउन है वो हमेशा कहाँ है, वो हमेशा वर्ब के पास में है। कहाँ है जी, वर्ब के पास में है। तो अगर सपोज करिए कि एग्जाम में एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ आ जाए और पूछे कि इसमें से कौन सा गलत है या कौन सही है, तो अगर उसमें एक सेंटेंस ऐसे लिखा हो कि आइदर, ठीक है, आइदर आप कह लीजिए थीप्स और, ठीक है, आप टेररिस्ट से लिख लीजिए, टेररिस्ट लिख लीजिए, सपोज करिए हमने पहले प्लूरल लिख दिया, तो ऐसी कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होगा, जो प्लूरल वाला नाउन है वो हमेशा क्या हो जाएगा, बाद में आएगा। ये ध्यान देना है, बस यही बात मैं बताना चाहता हूँ। सभी को क्लियर है 100%? अनीता पांडे ने एक सेंटेंस लिखा है आइदर सीता आर गर्ल्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। नंदनी का आइदर मोहन आर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। सभी को 100% क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रूबिया, जो अभी नए स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं वो लोग भी अपना बताया करें कि उनको क्लियर हो रहा है कि नहीं। प्रीति शुक्ला, बिल्कुल। तो ये ध्यान देना एक, ठीक है। तो एक सेंटेंस में फिर से अब मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप लोग बताइए सही है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि नाइदर, ठीक है, रवीज फ्रेंड, जल्दी से सुनिए, अगर मैं बोलूं कि नाइदर रवीज फ्रेंड नॉर रबी, नाइदर रबीज फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, नॉर रबी, ठीक है, हैव स्टोलन द वॉच, क्या गड़बड़ी है इसमें? नाइदर रबीज फ्रेंड्स नॉर रबी हैव स्टोलन द वॉच, तो यहां क्या हो जाएगा जी, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रबी को करना पड़ेगा और फिर बाद में हिज फ्रेंड्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो रबीज फ्रेंड्स लेट में आएगा, बाद में आएगा, ये ध्यान देना है। बहुत सही जी, तो यही समझना था, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है इन सब में। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 1 to 7 भी हो गया, रूल नंबर 1 to 8 चलते हैं। बहुत ही शानदार रूल है रूल नंबर 1 to 8। रूल नंबर 1 to 8 क्या कहता है जी, when a pronoun refers to more than one noun or pronoun of different person,
जब कोई प्रोनाउन जो है रिफर करता है एक नाउन को या एक प्रोनाउन को जो डिफरेंट पर्सन के हैं, ठीक है, यानी एक ही सेंटेंस है, उसी में नाउन या प्रोनाउन अलग अलग पर्सन के आ रहे हैं, इट मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द सेकेंड एंड ऑफ द सेकेंड पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। तो आप ये बताओ उनके लिए कैसे यूज करोगे, ये बात बहुत ही शानदार ना, 2-3-1 की बात ही नहीं हो रही है यहाँ, 2-3-1 की बात नहीं हो रही है यहाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। हम्म ये कुछ और बात कर रहा है। जैसे सपोज करो कि यू एंड आई, ठीक है, यू एंड आई हैव डन अवर ड्यूटी। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ध्यान से समझो, ये जो प्रोनाउन है शुरुआत में जो सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं, ये कह रहा है कि ये दो प्रोनाउन आए हुए हैं, एक सेकेंड पर्सन का एक फर्स्ट पर्सन का है। तो अब हमारे और अब इनके बीच में झगड़ा हो गया कि ये बताओ जो इनका पजेसिव केस में आएगा, जो पजेसिव केस में आने वाला है, ये सेकेंड पर्सन के हिसाब से लगाया जाए कि फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लगाया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1 2 3 2 3 1 मत लिखिए, जो मैं बोल रहा हूं वो पहले समझिए मैं बोल क्या रहा हूं। आप लोग जो पुरानी चीजें रटे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ दिमाग खाली करिए और जो चीज पूछा जा रहा है उस पर बात करिए, अभी सिर्फ उतने पे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके सामने यहाँ पे दो चीजें हैं, यू एंड आई, ठीक है, यानी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों प्रकार के प्रोनाउन हैं, शुरू में आ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। अब पजेसिव केस में लेना है तो अब झगड़ा हो रहा है कि ये बताओ सेकेंड पर्सन वाला अपना पजेसिव केस लगाए कि फर्स्ट पर्सन वाला अपना पजेसिव केस लगाए। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आपको हमेशा पजेसिव केस लगाना है फर्स्ट पर्सन का। किसका लगाना है जी, फर्स्ट पर्सन वाला पजेसिव केस, ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन आएगा तो हमेशा आपको क्या करना है जी, हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल का पजेसिव केस लेना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये। अब सपोज करो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में आप सेकेंड पर्सन का लेंगे। अब इस बात को समझो, इसको थोड़ा बड़े लेवल पे समझते हैं, इसी को कहते हैं मैनर। मैनर अगर आप समझते हैं ना, मैनर समझते हैं तो इस बात को समझ जाएंगे। जैसे आपने कहा यू एंड हरी, यानी जो व्यक्ति सामने है वो व्यक्ति अपने आप को पीछे करता है, दूसरे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है। जैसे आपके सपोज करिए आप लोग स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं, सारे लोग पढ़ाते ही हैं, तो अगर आपको प्रिंसिपल को स्कॉट करने के लिए बोला जाए, मान लीजिए मंच से अनाउंस हुआ कि मिस्टर टुनटुन विल स्कॉट द प्रिंसिपल, ठीक है, टू हिज सिटिंग प्लेस, तो अब प्रिंसिपल को उसके सिटिंग प्लेस पे लेके जाना है। तो अब क्या हो गया, वहां पे फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, अगर देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये थोड़ा सा, यस फर्स्टली यू आप प्रयोग करते हैं, वो थोड़ा सा रुक जाओ, अभी अभी उसको हमें दूसरे वाले में बताना है, वो 1 to 9 में बताना है, सॉरी। अभी फिलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं, बस इतना ध्यान कर लो, ये रूल आप लोग समझ लो कि यू एंड आई होगा तो आपको हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल लगाना है पजेसिव केस में, और अगर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन होगा तो सेकेंड पर्सन का लगाना है। अब ये याद रखेंगे आप लोग अच्छी तरह से, ये बस नोट कर लीजिए, बस इतना अभी ध्यान कर लीजिए, सब लोग अपनी कॉपी में ये चीज नोट कर लें कि अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन सेकेंड एंड फर्स्ट पर्सन का आ रहा है तो आपको फर्स्ट पर्सन प्लूरल पजेसिव केस लगाना है, अगर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन आ रहा है तो सेकेंड पर्सन आपको पजेसिव केस लगाना है। इतनी क्लियर है सभी को, बस इतना नोट करना। अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप लोग पहले इसको बता दो, कुछ एग्जाम्पल में बोल रहा हूं ताकि आप लोग क्लियर कर लो, तब आगे बढ़े हम 129 पे। जैसे हमने कहा कि एंड यू एंड बॉयस, ठीक है, यू एंड यू एंड आप कह लीजिए, मैंने ये बोला यू एंड गार्डन बॉयस, ठीक है, हैव कंप्लीटेड। अब मैं बताओ किसका वर्क बोलूं, यू एंड गार्डन बॉयस हैव कंप्लीटेड योर वर्क, क्या होगा, योर वर्क, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं ये बोलूं कि यू एंड, ये तो बहुत आसान है, यू एंड आई, ठीक है, हैव टू
हैव टू फॉलो, ठीक है, अब यहाँ आवर नहीं होगा ठीक है, आवर ड्यूटी, ठीक है, यू एंड आई हैव टू फॉलो, फॉलो की बजाय आप ये कह लो कि हैव टू कंप्लीट, ठीक है, तो आवर ड्यूटी, आवर वर्क, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे हो जाएगा। तो चलो ये एकदम क्लियर है। अब हम रूल नंबर 1 to 9 पे आते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसको रट लेना आप लोग, बस ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 1 to 9 पे आते हैं। रूल नंबर 1 to 9 बहुत समझना, ये आप सभी लोग थोड़ी देर पहले आप सभी 1 2 3 लिख रहे थे ना, 2 3 1, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने लिखा था, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 एंड 2 3 1 वाला रूल है, ये सभी को क्लियर है एकदम 100%। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी क्या होगा कि जब आपको ऐसा दिखे कि जब दो आपको प्रोनाउन दिखें, ठीक है, तो आप नाउन या प्रोनाउन जब भी दिखेंगे तो आपको उन्हें इस आर्डर में हमेशा लगाना है, इस आर्डर में हमेशा रखना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यू एंड आई, तो ये कह रहे हैं कि ये सही तरीका नहीं है। क्यों? ये यू एंड आई एकदम सही तरीका है, अगर आप आई एंड यू कर रहे हैं तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यू सेकेंड पर्सन का है और आई फर्स्ट पर्सन का है, तो बस यही क्रम चलेगा, इसी प्रकार यू एंड ही हो जाएगा, ठीक है। तो यू सेकेंड पर्सन का है, ही थर्ड पर्सन का है, ठीक है। तो ऐसे करके इनको आप इसी क्रम में रखेंगे, ये सारे आपके सामने एग्जाम्पल, ठीक है। एक और आपके सामने एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्चुअली ना मैं, हाँ बिल्कुल। अब आगे ध्यान दें, एक और दूसरा, जब कभी कभी क्या होता है कि अगर आप लोग किसी कंडीशन में, ठीक है, कोई कंडीशन हो और किसी प्रकार का कोई गिल्ट आप फील कर रहे हो, या अपनी कोई गलती किया हो आपने, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर रहे हो, या उसको सहमति आप अपनी मतलब इस बात के लिए अपनी जो है आप सहमति दे रहे हो कि यस हमसे गलती हो गई है किसी बात के लिए, तो ऐसी कंडीशन में इस रूल को एकदम सीधा सीधा रखते हैं, 1 2 3 करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि आज थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, इसलिए मेरा गुस्सा अपने आप पे ही है ना। तो ये 1 2 3 कब होगा? जब आप किसी प्रकार की गिल्ट की फीलिंग होगी, ठीक है, तब होगा। और 2 3 1 कब होगा? नॉर्मल सेंस में होगा। अब एक मैं इसके लिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल क्यों देता हूं, जैसे यहाँ पे रेन एंड मार्टिन भी बोलते हैं कि गुड मैनर्स रिक्वायर दैट वी शुड से, ये गुड मैनर होता है कि हमें क्या करना होता है, जैसे हम प्रिंसिपल को लेके चल रहे हैं तो हम पहले बोलते हैं पहले आप, फिर हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो हमेशा अपने आप को पीछे ही रखता है, ठीक है, और सेकेंड पर्सन हमेशा आगे रहता है, ये हमेशा मतलब कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यही लिए इसीलिए 2 3 1 का रूल है। इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल पिछली भी क्लास जब हुई थी तब भी मैंने बताया था कि ये क्यों, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक बार अब्दुल कलाम जी जब आप सभी को पता मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, और ये लोग कई प्रोजेक्ट, मिसाइल के प्रोजेक्ट थे, ये काम करते थे, तो ये वहां पे एक साइंटिस्ट थे। और आप सभी को पता है कि इसरो का एक प्रेसिडेंट होता है जो पूरा इसरो को देखता है। हुआ क्या था कि एक बार इन लोगों ने बहुत काम किया, अब्दुल कलाम ही उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लीडर थे, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट को लॉन्च होना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है असफल हो गया। जब वो प्रोजेक्ट असफल हो गया तो जो उस समय पूरे इसरो के चेयरमैन थे, वो सामने आए और उन्होंने मतलब उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो उसकी असफलता थी उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिया। और वहां पे लोग डॉक्टर कलाम के ऊपर, सभी लोग जानते थे कि डॉक्टर कलाम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसरो का प्रेसिडेंट एक अच्छे लीडर की तरह, एक सही व्यक्ति की तरह सामने आते हैं और कहते हैं कि ये जो है प्रोजेक्ट हमारा असफल हो गया और इसके लिए सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और डॉक्टर अब्दुल कलाम का कहीं नाम ही नहीं आने दिया। तो ये है गुड मैनर, ठीक है। और जब क्या हुआ कि जब देखा कि जब जो है प्रोजेक्ट सफल हो गया, जब वही दोबारा फिर काम हुआ उस पे, सारी कमियों पे खोजबीन हुई, फिर से उस पे काम हुआ, और जब वही प्रोजेक्ट सफल हो गया तो वही जो जो चेयरमैन है वही आके कहते हैं कि जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करने का और पूरा सफल कराने का श्रेय जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, और फिर एपीजे अब्दुल कलाम को मिलता है। तो मतलब ये कभी भी, मतलब ये हमेशा का वो है कि हमेशा जो है कोशिश की जाती है कि भाई पहले आप,
तो जो सामने है उसको आप महत्व दीजिए। तो यू एंड आई विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो, बिल्कुल बिल्कुल सही है प्रीति शुक्ला। वार में कैप्टन आगे चलता है, सोल्जर्स पीछे चलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग इसे ध्यान रखना, और ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि सेकेंड पर्सन को हमेशा आगे रखना है। ठीक है, और इस तरह से आप कभी इसे भूलेंगे नहीं। तो ये रहेगा, यानी जब गलती हो, देखो 1 2 3 क्यों, 1 2 3 इसलिए कि जब गलती है तो कैप्टन खुद आगे आ गया। ठीक है, जब बात, जैसे आप सेना में कैप्टन की बात करें, वहां पर भी जब सिचुएशन बहुत खराब हो गई, जब मरने वाली स्थिति आ गई, तो कैप्टन खुद आगे आ गया। मतलब जब गड़बड़ी वाली सिचुएशन होगी, जब गिल्ट होगी, तो सबसे पहले आगे आना है। ठीक है, और जब मिस्टेक नहीं है, जब सब बढ़िया चल रहा है, तो सेकेंड पर्सन को आगे कर देना है। ठीक है, ये चीज हमेशा। ठीक है, थर्ड पर्सन को आगे करो, फर्स्ट पर्सन हमेशा पीछे ही रहेगा। आप पूरे देख लो, 2 3 1 का रूल चल रहा है, फर्स्ट पर्सन हमेशा पीछे ही रहेगा। वो हमेशा पहले सेकंड को आगे आने का मौका देगा, फिर सेकंड आ जाएगा, तो फिर थर्ड वाले को आगे देगा, चलो तुम भी आ जाओ जी। जब सब हो जाए तब हम पीछे पीछे हैं भाई। ये बात तो एक सच्चे लीडर की ये विशेषता। तो ये रूल नंबर 1 to 9। चलिए 130 पे चलते हैं। आई एंड यू, अब ये गड़बड़ है कि सही है बताओ। हाँ, आई एंड यू विल बी पनिश्ड। नंदिनी कह रही है आजकल समाज में सब गड़बड़ है। बिल्कुल ये सही है प्रीति, एकदम सही है, पनिशमेंट की बात है तो आई एंड यू सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पनिशमेंट की बात हो रही है। जैसे क्या होता है ना, अपना एग्जाम्पल देना होता है। आप देखिए, जब कहीं पर भी कोई बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे अभी हम कई फिल्में देखते हैं, जैसे महारथी मूवी आप देखिए, महर्षि एक साउथ इंडियन मूवी महेश बाबू का, ऐसे तमाम मूवीज हैं। ठीक है, तो वहां क्या होता है, जब कोई काम करना होता है, लेबर का काम है, तो आप सबसे पहले आते हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल लो ना, अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, चाहे आप उसे आप प्रोपेगेंडा ही बोलिए, लेकिन जब आप देखिए बनारस में वो आए थे, तो सबसे पहले जब सफाई करने का सफाई अभियान चलाया गया था, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, और उन्होंने जो है फावड़ा उठा के जो है, और उनके साथ तमाम जो है राजनेता लोग थे, वो लोग फावड़ा उठाए हैं, तो साफ करने की कोशिश की। तो जब गड़बड़ चीज है तो उसमें सबसे पहले हम लीडर आगे आएगा, फिर सब लोग पीछे पीछे आएंगे। हम्म। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखें ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन आई ही, सी वी दे हैज अ डिफरेंट फॉर्म फॉर द एक्यूसेटिव केस। ठीक है, आप सभी को पता है कि इनके एक्यूसेटिव केस में डिफरेंट फॉर्म है, नेमली मी, हिम, हर, अस, देम। एक्यूसेटिव केस का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस, याद रखना है। तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं, इनके ऑब्जेक्टिव केस हैं, सेपरेट हैं, आप सभी को मालूम है। इट इज अ कॉमन मिस्टेक टू यूज आई फॉर मी, लेकिन हम लोग करते क्या है कि कई बार हम जहां ऑब्जेक्टिव केस है वहां पे सब्जेक्टिव केस यूज कर देते हैं, अक्सर हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब कभी भी प्रोनाउन, अगर कभी भी, एक सबसे बढ़िया तरीका, एक ट्रिक समझो, कि अगर प्रोनाउन किसी कंजंक्शन से कनेक्टेड है, अगर किसी कंजंक्शन से कनेक्टेड है, या तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है, yesterday the following correct sentence, the presents are for you and me। तो अब आप ये क्या करेंगे, कई लोग यू को समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं अरे ये तो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है, ठीक है, कंजंक्शन के बाद आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। कल आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द प्रेजेंट्स आर फॉर यू, अगर ये सेंटेंस लिख के आ जाए और वहां पूछ दे कि ये बताओ कि यू यहाँ क्या है, यू क्या है जी, सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये जो है तो आपको ये ऑब्जेक्टिव केस में है। इसी प्रकार से मी भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसी प्रकार से माई अंकल आस्क्ड मी, माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर, तो यहाँ पे ही क्या हुआ, आप देख रहे हैं मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो जैसे कंजंक्शन हुआ, इसी प्रकार प्रीपोजिशन, दोनों के साथ ध्यान रखना है, कंजंक्शन या प्रीपोजिशन दोनों के साथ जो है आपको हमेशा जो है आपको ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। जैसे नोट दैट
दैट बट इज अ प्रीपोजिशन। अब बट क्या होता है, बट को कई बार लोग जान नहीं पाते हैं, बट को लोग हमेशा कंजंक्शन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, प्रीपोजिशन है बट। ठीक है, जैसे यहाँ पे नो बडी विल हेल्प यू बट मी, तो यहाँ बट का मतलब है एक्सेप्ट, लिख लो एक्सेप्ट, यानी मेरे सिवा और तुम्हें कोई भी बचाएगा नहीं, यानी कोई और नहीं, मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। तो यहाँ पे बट का मतलब है एक्सेप्ट, EXCEPT, नोट इट डाउन एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ बट जो है, यहाँ जो बट है, नहीं माइन नहीं होगा, माइन हर जगह थोड़े ना आ जाएगा। ठीक है, माइन हर जगह आपको नहीं लगाना है, माइन स्पेशल केस है। ठीक है, और वो उसी जगहों पे लगाया जाता है जहां पोजीशन दिखाने की बात हुई, यहाँ कहाँ पोजीशन आप दिखा रही है ना। तो ये है, तो बस ये ध्यान रखना कि बट कई बार ऐसे सेंटेंस लिख के आ जाए तो आप ध्यान रखना, नो बडी वाला इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है जहां बट लगा होता है, वहां मतलब होता है एक्सेप्ट। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ बट क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है, एडजेक्टिव, ऐसे करके। तो बी रेडी फॉर दैट। तो मेरे ख्याल से आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में हमें एक्सरसाइज करना है, और 2 एक्सरसाइज आप लोग बल्कि घर से ही कर लीजिएगा। जैसे इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पॉइंट आउट द प्रोनाउन एंड से फॉर व्हाट इज स्टैंड। तो ये तो बहुत बच्चों वाला है एक्सरसाइज, आपको प्रोनाउन पहले बताना है कि कहाँ पे है, और फिर बताना है कि ये किसके लिए आया है। जैसे यहाँ पे सी देखो, तो सी एक प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया हुआ है, एलिस के लिए आया हुआ है। तो बस यही चीज बताना है कि प्रोनाउन सी है और किसके लिए आया है, एलिस के लिए आया है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, दे, तो दे प्रोनाउन है दूसरे सेकेंड में, और किसके लिए आया है, डोर्स के लिए आया हुआ है। तो ये इसी प्रकार से आपका जितनी भी कंडीशन है, फिर आगे ध्यान दीजिए हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट आया हुआ, इट। अब इट जो है दोबारा तीसरी बार किसके लिए आया हुआ है, डोर के लिए आया हुआ। मतलब मैं बस आपको एक हल्का सा बस बता रहा हूँ, इसको आपको कर लेना है। तो ये आपको HW में करना है। फिर उसके बाद से जो है आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 26, यहाँ ध्यान दें, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन। आपको नाउन, बार बार नाउन ही लिखा है तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज करना है। तो ये भी बच्चों वाला है। जैसे राम हैज हैड ब्रोकन हिज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड वाज लुकिंग एट द वॉच। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, वॉच बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार वॉच आया, फिर दोबारा वॉच आ रहा है। तो अब दोबारा वॉच की जगह पे क्या आएगा, दोबारा वॉच की जगह पे इट आएगा। ठीक है, तो जहां जहां वॉच दूसरी बार आया है वहां इट कर। तो ये सेम ऐसे करना है। अब ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 27, ये वाली एक्सरसाइज कल हम लोग करेंगे। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सारी जगहों पे आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि कहाँ पे कौन यूज करेंगे, दो दो ऑप्शन भी आपके सामने दिए हुए हैं। तो ये सारे एक्सरसाइज कल आप लोग करके आए, फिर हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज, यदि क्या एक्सरसाइज कराने की जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद कल हम लोग रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। सबको आज की क्लास खूब बढ़िया समझ में आई, सारे एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे। चलो, पेन ना होने से हम एक दो एग्जाम्पल लिख नहीं पा रहे थे, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो गुड नाइट टू एवरीवन, मिलते हैं कल अगली क्लास में विद अ न्यू लेक्चर। आप गुड